रामपुर गांव। इस गांव में इस बार इतनी भयंकर गर्मी है जितनी पहले कभी नहीं थी। गर्मी की वजह से सड़कों का डांबर तक पिघल रहा है। लोग दिन के समय में बाहर निकलने से कांप रहे थे। तेज धूप खिली है, सड़क पर एक भी आदमी नहीं है। अखिलेश के भोजनालय अन्नपूर्णा भवन में सीलिंग फैन चल रहा है, लेकिन उससे गर्म हवा आ रही है। अखिलेश गल्ले के पास बैठा है, पंखे से हवा झेलते हुए पसीना पोंछ रहा है। सामने कुर्सी पर राम प्रसाद बैठा हुआ है, एक अखबार से हवा करते हुए हाँफ रहा है। ओफ अखिलेश, इस पंखे की हवा से मुझे ठंडक तो क्या मिलेगी। मेरे शरीर का सारा पानी भाप बनकर उड़ रहा है यार। इस गर्मी में बाहर अगर एक तिनका भी रख दोगे तो बिना माचिस के आग लग जाएगी। क्या इस वक्त कोई खाना खाने आएगा? कौन आएगा रामप्रसाद? सुबह सुबह बड़े अरमानों से पकाया हुआ चावल, सांभर, सब्जी सब वैसे ही पड़े हैं। कम से कम 4 लोग भी नहीं आए। इस गर्मी की वजह से 1 महीने से हमारा धंधा आधा रह गया है। अगर 1 हफ्ता और ऐसे ही चलता रहा तो हमें अपना भोजनालय बंद करना पड़ेगा। बंद करना क्या होता है अखिलेश? तुम इतना मत डरो। डर न लगे तो और क्या लगे यार। कल ही बैंक वाला आकर नोटिस दे गया है। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो 1 हफ्ते में सीज कर देंगे। मुझे डर है कि मेरे पिता का शुरू किया हुआ ये भोजनालय मेरे ही हाथों बंद ना हो जाए। तभी फूलचंद कांपते पैरों से वहां आता है। उसके हाथ में एक पुराना छाता है। अरे अखिलेश, मुझे 1 गिलास ठंडा पानी दे बेटा। मेरे चप्पल घिस गए हैं और उस सड़क के डामर से चिपक गए हैं यार। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी से धरती फट जाएगी। अखिलेश पानी देते हुए कहता है, क्या बात है दादाजी, इस गर्मी में बाहर क्यों निकले? घर पर ही रह सकते थे ना। घर पर ही रहने को कहते हो, लेकिन पेट तो नहीं मानता ना यार। तुम्हारे हाथ का खाना खाए बिना मेरे गले से निवाला नहीं उतरता, लेकिन इस गर्मी में तुम्हारा गर्मा गर्म खाना खाने से गले में जलन होती है। 10 रुपए ज्यादा ही सही, लेकिन मुझे थोड़ी ठंडी जगह पर खाना खिलाओ बेटा। यहाँ पंखे के नीचे बैठकर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी रेगिस्तान में बैठा हूँ। अंदर से भवानी एक कैलकुलेटर और एक हिसाब की किताब लेकर आती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। सुनिए, इस गर्मी की वजह से तो हमारे फ्रिज का कंप्रेसर ही जल गया है। उसमें रखा दही खराब हो गया, दूध फट गया है। कर्जदारों को तो हम वैसे भी जवाब नहीं दे पा रहे, और अब जो ग्राहक आते हैं उन्हें क्या जवाब देंगे? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भवानी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। समझ नहीं आ रहा तो कैसे चलेगा? मेरे पास 10,000 रुपए हैं जो मेरे पिताजी ने मुझे दिए थे। मैंने बचा कर रखे थे, इन्हें ले लीजिए। कुछ नया सोचिए, लेकिन वो सोच ऐसी होनी चाहिए जो इस भोजनालय को बचा सके। राम प्रसाद भोजनालय के पीछे एक पुराने स्टोर रूम में पड़े बेकार सामानों को व्यवस्थित कर रहा है। अखिलेश ने कहा था। राम प्रसाद बहुत मुश्किल से एक बड़े पुराने लोहे के ट्रंक को हिलाता है। उसके नीचे लकड़ी का एक दरवाजा दिखाई देता है। वो आश्चर्य से कहता है, अरे, इस ट्रंक के नीचे ये दरवाजा क्या है? इतने दिनों से किसी को पता ही नहीं था कि ये यहाँ है। वो उस दरवाजे को थोड़ा सा एक तरफ खींचता है। अंदर सीढ़ियां हैं। दरवाजा खोलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आने लगता है। वो हैरान होकर अखिलेश के पास भागता है। अखिलेश, भाभी जल्दी आओ। हमारे भोजनालय के नीचे एक बड़ी सी जादुई गुफा है। वहाँ से एसी जैसी ठंडी हवा आ रही है। अखिलेश घबरा कर कहता है, दिन के उजाले में कौन सी गुफा यार? क्या तुम्हें लू लग गई है? तीनों स्टोर रूम के नीचे सीढ़ियों से उतरकर अंदर जाते हैं। अखिलेश लाइट चालू करता है। वो बहुत ही विशाल पुराने जमाने का तहखाना है और वहाँ बिल्कुल धूप नहीं पहुँच रही। इसके अलावा दीवारें मिट्टी की बनी होने के कारण बहुत ही ठंडी और शांतिपूर्ण है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। जब मेरे पिताजी ने ये जगह खरीदी थी तो उन्होंने कभी इस तहखाने के बारे में नहीं बताया था। शायद उन्होंने पुराने जमाने में अनाज जमा करने के लिए इसे बनाया होगा। हाँ जी, बाहर तो 45 डिग्री की गर्मी है और यहाँ कितनी शांति और ठंडक है। राम प्रसाद खुशी से उछलते हुए कहता है, अखिलेश, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है यार। ऊपर गर्मी की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं ना। हम अपने भोजनालय को नीचे शिफ्ट कर देते हैं। मुझे पागलपन वाले आइडिया मत दो राम प्रसाद। नीचे आकर खाना कैसा लगेगा? अंधेरे कमरे में कोई खाना खाएगा क्या?
अरे मेरी बात तो सुनो अखिलेश, सिर्फ शिफ्ट नहीं करना है, हम शहर जाकर फैक्ट्री से बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां खरीद लाएंगे। उन बर्फ की सिल्लियों को इस कमरे के चारों ओर रख देंगे। तब यह कोई साधारण कमरा नहीं रहेगा, ये अंडरग्राउंड आइस ढाबा बन जाएगा। भाभी ने जो 10,000 रुपए दिए हैं ना, उन्हें हम निवेश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। बाहर ऐसी गर्मी कि आदमी पिघल जाए और यहाँ आए तो ठंड से जबड़े कांपने लगे। इस कॉन्सेप्ट से सिर्फ हमारे गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी कतार में लग जाएंगे। भवानी सोचते हुए कहती है, रामप्रसाद की बात सुनने में थोड़ी अजीब है और जोखिमों से भरी लग रही है, लेकिन हमें ये एक कोशिश करनी चाहिए। कुछ ना करके भोजनालय खोने से बेहतर है कि कुछ करके हार मान ले। अखिलेश गहराई सोच में कहता है, ठीक है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। कल से ही काम शुरू करते हैं। तहखाने को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। दीवारों की चारों ओर लोहे के स्टैंड पर शहर से लाई गई बड़ी बड़ी सफेद बर्फ की सिल्लियां रखी गई हैं। सीरियल लाइट्स की रोशनी में वो बर्फ चमक रही है। अंदर का माहौल सच में शिमला जैसा हो गया है। गांव के सभी लोग हैरानी से झुंड बनाकर वहां आ रहे हैं। ढाबा पूरी तरह से भर गया है। फूलचंद अपनी शर्ट के सारे बटन बंद करते हुए और कंधों पर गमछा लपेटते हुए और कांपते हुए कहता है, अरे रे उफ, ये कैसी ठंड है यार अखिलेश। बाहर धूप में मेरा शरीर जल जाता है और यहाँ ठंड से मेरे दांत कटकटा रहे हैं। रामप्रसाद एक पुराना स्वेटर पहने हुए हैं और सिर पर मंकी कैप लगाए हुए। अगर किसी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो मेरे पास स्वेटर और मफलर किराए पर उपलब्ध हैं, सिर्फ 10 रुपए प्रति घंटा। अरे ओ व्यापारी, पहले मुझे एक स्वेटर दे और फिर अपना वो गर्मा गर्म काली मिर्च का रसम लेके आ। इस ठंड में वो रसम पीकर जान में जान आ रही है यार। इस उम्र में तू मुझे कश्मीर ले आया यार अखिलेश। लोग हंसते हुए रामप्रसाद से मफलर लेते हैं। अखिलेश और भवानी बहुत ही व्यवस्था से गर्मा गर्म खाना परोस रहे हैं। लोग ठंड में गर्म खाने का खूब आनंद ले रहे हैं। रात 11 बजे ढाबा बंद होने के बाद अखिलेश गल्ले के पैसे गिनता है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। भवानी, आज के एक ही दिन में हमें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। हमारा सारा कर्ज बहुत जल्द उतर जाएगा। रामप्रसाद के आइडिया ने हमारी जान बचा ली। हाँ जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। लेकिन एक बात सोचिए कि बर्फ की सिल्लियां हमें रोज ट्रैक्टर से शहर से लानी होगी। इसमें हर दिन 3,000 रुपए का खर्चा आता है। ये बर्फ प्राकृतिक तो नहीं है। मुझे डर है कि ये ऐसे कितने दिन तक काम करेंगी। तुम हर बात से इतना मत डरो भवानी, सब कुछ अच्छा ही होगा। हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। ढाबा बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है। उस दिन दोपहर को भी ढाबे में बहुत भीड़ थी, लेकिन बाहर का तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया था। तहखाने में ठंडक कम हो गई थी और माहौल उमस भरा और घुटन भरा हो गया था। दीवारों के चारों ओर रखी बर्फ की सिल्लियां बहुत तेजी से पिघल रही थी। नीचे का पूरा फर्श पानी से भर गया था। फूलचंद पसीना पोंछते हुए और निराश चेहरे के साथ कहता है, ये क्या है यार अखिलेश, आज तुम्हारा आइस ढाबा स्टीम ढाबा कैसे बन गया? सब्जी में तीखेपन से ज्यादा मेरे शरीर से पसीने के रूप में पानी निकल रहा है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है यार। अंदर के ग्राहक उमस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और हमें ये खाना नहीं खाना चाहिए कहते हुए प्लेट छोड़कर बिना बिल चुकाए ही ऊपर चले जाते हैं। अखिलेश, भवानी और रामप्रसाद चिंता से देखते रह जाते हैं। हवा ना होने के कारण तहखाने की हालत बहुत खराब हो गई थी। रामप्रसाद डरते हुए कहता है, अखिलेश, नई बर्फ अभी तक क्यों नहीं आई? यहाँ जो बर्फ थी वो सारी पिघल चुकी है। तभी शहर से बर्फ लाने वाला ड्राइवर ऊपर से सीढ़ियां उतरकर नीचे आता है। वो पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ है। अखिलेश भैया, कल रात शहर का पावर स्टेशन जल गया है। पूरे शहर में बिजली नहीं है और 1 हफ्ते तक बिजली नहीं आएगी। बर्फ की फैक्ट्री बंद हो गई है। मैं अब और नहीं आ सकता भैया, मुझे माफ कर दो। ड्राइवर चला जाता है। अखिलेश के सिर पर जैसे बिजली गिर जाती है। ढाबे में बची हुई सारी बर्फ पिघलकर पानी बन गई है। उस तहखाने में खिड़कियां ना होने के कारण और बर्फ का सारा पानी भाप बनकर हवा में मिल जाने से माहौल उमस भरा हो चुका था, एकदम नर्क जैसा। अखिलेश अपने हाथ की करछी नीचे गिराकर
और आंखों में आंसू लिए एक कुर्सी पर धड़ाम से बैठ जाता है। सब खत्म हो गया राम प्रसाद, सब कुछ बर्बाद हो गया। अखिलेश हिम्मत रखो, देखते हैं कि कल बिजली आती है या नहीं। क्या देखें राम प्रसाद, कल बैंक वाले को कर्ज की किस्त चुकानी है। चलो वो तो ठीक है, कल रात गांव के सभी बड़े बुजुर्गों ने मिलकर एक मीटिंग रखी है और हमारे ही ढाबे में खाने का ऑर्डर दिया है। मैंने उनसे एडवांस पैसे लेकर सब्जियां भी खरीद ली हैं। अब बर्फ नहीं है, इस टीम रूम में वो कैसे बैठेंगे? अगर मैं उन्हें बाहर धूप में बिठाऊंगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी सारी उम्मीदें इस बर्फ की तरह पिघल गई हैं। फिर भवानी की तरफ देखते हुए कहता है, भवानी, मैंने तुम्हारे 10,000 रुपए बर्बाद कर दिए, मुझे माफ कर दो। अब मुझसे और नहीं होगा। हम होटल की चाबियां बैंक वालों को दे देते हैं।